तो कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। इनमें से हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम और भी 5 प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो अभी देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह से पता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये भी पता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर से। सॉलिड पार्टिकल का नेचर कौन सा है, इसके साथ इसका कोई मतलब नहीं। नेचर से क्या मतलब है हमारा? नेचर का मतलब ये होता है कि सॉलिड पार्टिकल आइदर एटम है, मॉलिक्यूल है या तो फिर आयन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी साइज चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हमने सॉल्यूशन चैप्टर में देखी है। ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक लास्ट में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है सॉल्यूशन चैप्टर में। ओके, आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि क्या कोलोइडल सॉल्यूशंस है वो कोलोइडल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। डेफिनेटली जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशंस है वो ये सारी कोलोइडल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, इसी तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन भी ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। देखिए ट्रू सॉल्यूशन है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था मोलार मास फाइंड करने के लिए। किसका मोलार मास? उसमें जो डिसॉल्व हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स किए हैं उसका मोलार मास फाइंड करने के लिए हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया था। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका मोलार मास हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो देखिए यहां पर अगर हम डिस्पर्स्ड फेज का मोलार मास फाइंड करने जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें जो मोलार मास मिलेगा डिस्पर्स्ड फेज का उसकी एक्यूरेसी काफी कम हो सकती है। तो ऐसा क्यों यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज है उसके मोलार मास की एक्यूरेसी कम है? तो उसकी वजह यह है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज के होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं। किसकी कंपैरिजन में? ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? तो सीधी बात है कि अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट है उसका जितना मोलार मास लिया, अगर हम उतना ही मोलार मास लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज का, तो सीधी बात है कि क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज है कोलोइडल सॉल्यूशन में उसका एवरेज मोलार मास है वो काफी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम काउंट करेंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में काफी कम मिलेंगे हमें। कैसे? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर हम एक लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन और यहां पर हम ले रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मास ले रहे हैं हम 100 ग्राम। इस तरह से यहां पर सॉल्यूट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज है उसका भी मास हम लेने जा रहे हैं 100 ग्राम। सपोज यहां पर जो सॉल्यूट है उसका मोलार मास समझ लो 20 ग्राम पर मोल है और यहां पर मोलार मास है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज है उसका मोलार मास काफी ज्यादा होता है। यहां पर समझ लो ये होता है 10,000 ग्राम पर मोल। तो यहां पर हम देखते हैं मोल फाइंड करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो हमें मोल्स मिलेंगे वो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 ग्राम पर मोल। इसका मतलब इसके मोल मिल गए हमें 5। अगर हम यहां पर मोल फाइंड करते हैं तो मोल इज इक्वल टू ये है मास 100 ग्राम और मोलार मास है 10,000 ग्राम। तो ये हमें कितना मिलेगा? तो यहां पर ये 0.01 मोल मिलेगा हमें। तो देखिए यहां पर हमें कितने मोल मिले थे? 5 मोल मिले थे। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करेंगे तो 5 × 6.022 × 10⁻23 होगा। और यही
यहां पर होगा 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻21। तो यहां पर जो पार्टिकल्स है उसकी कंपैरिजन में यहां पर जो पार्टिकल्स है वो है काफी कम। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होने की वजह से क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ इन ट्रू सॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें जो चेंज होता है वो यहां पर काफी कम होगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करके मोलार मास फाइंड करने जा रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज का, तो इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली काफी कम रहेगी। तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी हमने कोलोइडल सॉल्यूशन की देख ली। आइए देखते हैं दूसरी, टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि व्हाई कलर ऑफ स्काई एंड सी अपीयर ब्लू। अनदर क्वेश्चन, व्हाई टेल ऑफ कॉमेट अपीयर्स एनलाइटेड। Third question is why path of light beam for projection of picture is clearly observed in cinema hall. And then how can we prove heterogeneous nature of colloidal solutions? तो देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा इस टिंडाल इफेक्ट में। तो पहले हम टिंडाल इफेक्ट को डीपली डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो देखते हैं टिंडाल इफेक्ट। यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशंस लिए हैं, एक है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन है, इसको हम एक डार्क रूम में प्लेस कर देते हैं। डार्क रूम में प्लेस करने के बाद एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट इसमें से हम पास करेंगे। इसको ग्लास वेसल में लिया हुआ है हमने। इंटेंस बीम ऑफ लाइट जब पास करते हैं तब क्या ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, और उसके बाद इसको हम ऑब्जर्व करेंगे एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, इट अपीयर्स कंप्लीटली क्लियर, मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर दिखता है। ओके, और जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क। ओके, अब हम कोलोइडल सॉल्यूशन को रखते हैं एक डार्क रूम में, फिर उसमें से इंटेंस बीम ऑफ लाइट उसको हम पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है ट्रांसमिटेड लाइट को, तब ये या तो रीजनेबली क्लियर या तो फिर ट्रांसल्यूसेंट अपीयर होता है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट मिल्की वाइट अपीयर होता है, मतलब इसकी तरह ये क्लियर नहीं है, मिल्की वाइट अपीयर होता है। Okay, now if the colloidal solution is observed at the right angle of the beam of light, तब क्या होता है, ये ऑपेलेसेंस दिखता है। इसका मतलब इसका जो पाथ है वो इल्यूमिनेटेड लाइट से दिखता है हमें। तो यहाँ पर इसका पाथ ऑफ बीम इल्यूमिनेटेड बाय ब्लूइश लाइट, तो इस तरह से ये ब्लूइश लाइट से इसका पाथ इल्यूमिनेट होगा। यहाँ पर ऐसे दो कॉन जैसे शेप मिलते हैं, और ये कॉन जैसे जो शेप्स है उसको बोलते हैं टिंडाल कॉन। तो यहाँ पर ऐसे दो टिंडाल कॉन हमें देखने मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन है। इन दोनों में से जब हम लाइट पास करते हैं डार्क रूम में, तब दोनों के ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, पर इसके बाद इसको डिटेल्ड स्टडी किया जॉन टिंडाल ने, इसलिए इसको नाम दिया गया टिंडाल इफेक्ट। तो ये है टिंडाल इफेक्ट। अब देखते हैं व्हाट इज द रीजन, क्यों यहाँ पर इस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कंप्लीटली ट्रू सॉल्यूशन से डिफरेंट। तो इसका रीजन है साइज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसकी साइज आप देख सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उसकी साइज से काफी बड़ी है। इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये बड़ी साइज के पार्टिकल्स हैं, जब लाइट रेडिएशन इस पर पड़ेंगे तब
ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट है उसको स्कैटर कर देता है, और ड्यू टू स्कैटरिंग ये है स्कैटरिंग। इस स्कैटरिंग की वजह से पाथ ऑफ बीम इल्यूमिनेट होता है, इसीलिए हमें ये इल्यूमिनेटेड पाथ दिखता है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ट्रू सॉल्यूशन में वो काफ़ी छोटी साइज के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइट है उसको स्कैटर नहीं करता, ये भी स्कैटर तो करता ही है, पर इसकी अमाउंट इतनी कम होती है कि इसको हम क्लियर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम स्कैटरिंग को देख सकते हैं और स्कैटरिंग की वजह से इसका पाथ है वो इल्यूमिनेट होता है। चलिए अब देखना ये है कि क्या सारे सॉल्यूशंस टिंडाल इफेक्ट दिखाते हैं। देखिए, टिंडाल इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर सॉल्यूशंस है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तभी वो टिंडाल इफेक्ट दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, द टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, उसको अगर सेटिस्फाई करता है सॉल्यूशन तो फिर वो टिंडाल इफेक्ट दिखाएगा। ये कंडीशंस कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट, the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used। यहाँ पर हम इस वेवलेंथ के लाइट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है, समझ लो ये वेवलेंथ है लैम्बडा, यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है, तो ये लैम्बडा वेवलेंथ है। अगर पार्टिकल की साइज मतलब डायामीटर उसका इस वेवलेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल है या फिर उससे थोड़ा सा कम है, यहाँ पर मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं, एक है ब्लैक, फिर ब्लू। तो देखिए ये ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट लैम्बडा के जितनी ही साइज का डायमीटर है, और ब्लू उससे थोड़ा सा ही कम है। पर रेड देख सकते हैं आप कि रेड पार्टिकल है उसका डायमीटर इस वेवलेंथ से काफ़ी डिफरेंट है। तो जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा लैम्बडा और डी में, ये लैम्बडा है और ये डी, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तब टिंडाल इफेक्ट हम नहीं देख सकते। तो ये कंडीशन अच्छी तरह से याद रखनी हमें कि हम जिस लाइट का यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, पार्टिकल्स के डायमीटर की। मतलब पार्टिकल्स है उसकी साइज काफ़ी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए वेवलेंथ से। ओके, ये थी फर्स्ट कंडीशन। देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों के RI, ये है डिस्पर्सन मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है डिस्पर्स्ड फेज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है तभी हम अच्छी तरह से टिंडाल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टिंडाल इफेक्ट। नॉर्मली हम किसी भी पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स, उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ करके हम कौन से पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है उसका डायामीटर है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर डायमीटर ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट पार्टिकल इज ग्रेटली डिफर, ठीक है, ये दोनों काफ़ी डिफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पार्टिकल को इस लाइट का यूज़ करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कि नॉर्मली विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ नियर अबाउट 500 नैनोमीटर है, इसका मतलब 400 to 750 नैनोमीटर की उसकी रेंज है। तो अगर हम इस लाइट का यूज़ करके इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम इस पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो इस वेवलेंथ से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखिए, इफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन या तो फिर एब्जॉर्प्शन का यूज करता है, और ये पार्टिकल ना तो लाइट का रिफ्लेक्शन और ना ही एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो फिर अगर हमें इसको ऑब्जर्व करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ज़िग्मोंडी नाम के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस या तो एपैरेटस डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो उसने ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए टिंडाल इफेक्ट का यूज़ किया है। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टिंडाल इफेक्ट की। देखिए यहाँ पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा वर्ड क्या इंसिस्ट करता है? द अल्ट्रा इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप रिफर्स टू एबिलिटी टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट व्हिच डायमीटर इज शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जब भी किसी पार्टिकल की साइज मतलब उसका डायमीटर इस विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा है, तब उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वो लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना ही ऑब्जर्व करता है। इस प्रिंसिपल पर वो काम नहीं करता। वो काम करता है लाइट है वो पार्टिकल्स के द्वारा उसका डिफ्रैक्शन होगा और हम सिर्फ उस डिफ्रैक्टेड लाइट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसीलिए इसका यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसकी साइज कौन सी है या फिर उसका शेप कैसा है उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टिंडाल इफेक्ट। अब हम यहाँ पर हमने इनिशियली कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अब हमें उस क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। तो हमने जबकि टिंडाल इफेक्ट कंप्लीटली समझ लिया है तो हम अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आइए तो अब टिंडाल इफेक्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं वाई कलर ऑफ स्काई एंड सी अपीयर्स ब्लू। देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और ब्लू लाइट है वो हमारी आई में एंटर होती है, इसलिए स्काई का ब्लू कलर अपीयर होता है। अब इस तरह से सी है उसका ब्लू कलर क्यों अपीयर होता है? तो सी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है और ये इम्प्योरिटीज़ है वो भी लाइट को स्कैटर करती है और लाइट का स्कैटरिंग होने की वजह से हमें ब्लू कलर दिखता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाइट टेल ऑफ कॉमेट अपीयर्स एनलाइटेंड। देखिए जब कॉमेट पास होता है तब वो पीछे कुछ डस्ट पार्टिकल्स को छोड़ते जाता है और ये डस्ट पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करते हैं और इसीलिए उसकी टेल है वो एनलाइटन हमें दिखती है। थर्ड, वाई पाथ ऑफ लाइट बीम फॉर प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन सिनेमा हॉल। हम जानते हैं कि सिनेमा हॉल है तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होंगे ही और ये डस्ट पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करेंगे एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी बीम ऑफ लाइट क्लियरली इन सिनेमा हॉल। एंड लास्ट वन, हाउ कैन वी प्रूव हेटेरोजेनियस नेचर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि पार्टिकल की साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होती है और ये साइज है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर कर पाता है। तो लाइट का स्कैटरिंग ही ये प्रूव करता है कि पार्टिकल साइज बड़ी है और बड़ी साइज होने की वजह से ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस नहीं है।